गुड आफ्टरनून। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में हम अभी आगे देखेंगे। इंटरेस्ट डिस्प्यूट, these disputes are also known as conflict of interest dispute. These generally corresponds to what is known in other countries as a collective labor dispute. In general, they are related to determination of new workload, complement of workers to carry out the new workload, norms, and terms and condition of the employment for the general body of workers. Interest डिस्प्यूट को दूसरी भाषा में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्यूट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का इंटरेस्ट रहता है। वर्कर्स का भी है या यूनियन का भी है, मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट को वर्कलोड बढ़ा के चाहिए, मैनेजमेंट को अच्छी क्वालिटी चाहिए, वर्कर्स को वेजेस बढ़ा के चाहिए, बेनिफिट्स बढ़ा के चाहिए, दूसरी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो दोनों का इंटरेस्ट रहता है, दोनों के इंटरेस्ट की वो लड़ाई रहती है, वर्कर्स और मैनेजमेंट की। और ये लड़ाई या ये डिस्प्यूट जनरली दूसरे देशों में कलेक्टिव लेबर डिस्प्यूट नाम से जाना जाता है। क्या संबंध रहता है इस डिस्प्यूट्स में? जनरली ये डिस्प्यूट, क्योंकि वर्कर्स की, यदि आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी है तो आपको ध्यान में आएगा कि वर्कर्स की 3 से 5 साल की एग्रीमेंट रहती है, और हर एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ सुधार रहता है। तो ये भी उसी से कनेक्टेड है कि ये जो डिस्प्यूट है ये जनरली, क्योंकि अभी नई एग्रीमेंट बनेगी तो एम्प्लॉयर की तरफ से नया वर्कलोड है। नया वर्कलोड के लिए नया कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्कर्स मीन्स कितने वर्कर्स नए काम को करने के लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। दोनों किस्से से हो सकता है कि हमारे यहाँ लेथ मशीन है जिसके ऊपर तीनों शिफ्ट में 3 ऑपरेटर्स काम करते हैं, पर अभी हमने लेथ मशीन निकाल दी, उसके जगह पे हमने CNC मशीन डाली। तो पता हुआ कि तीनों शिफ्ट में होने वाला काम बहुत बार 1 या 2 शिफ्ट में हो रहा है CNC मशीन में। तो एक आदमी खाली हो गया, अब यह आदमी एक्सेस हो गया, इसका क्या करना? इसको रीट्रेनिंग देना, दूसरे डिपार्टमेंट में डालना, या इसको रिट्रेंच करना फॉर्मली। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्कर्स के ऊपर रहता है। फिर नई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो अभी नए 3 साल के लिए या 5 साल के आएंगे, वो ये जो जैसे मैंने बोला कि नया वर्कलोड, नया कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्कर्स, टर्म्स एंड कंडीशन, तो वही अभी यूनियन की तरफ से क्या रहेगा कि भाई ये डिस्प्यूट ओरिजिनली ट्रेड यूनियन की तरफ से डिमांड के रूप में आता है। मीन्स पहले डिमांड आती है, डिमांड यदि फुलफिल होती है तो डिस्प्यूट होने का कोई सवाल नहीं, डिमांड यदि फुलफिल नहीं होती तो डिस्प्यूट होता है। तो डिमांड्स किससे रिलेटेड रहती है? डिमांड्स रहती है कि भाई वर्कर की जो एग्जिस्टिंग वेजेस है उसमें सुधार लाया जाए, उन्हें जो बेनिफिट्स दिए गए उसमें सुधार लाया जाए, दैट इज इम्प्रूव किए जाए, ज़्यादा दिए जाए, जॉब सिक्योरिटी और अन्य टर्म्स ऑफ कंडीशन जैसे डिसिप्लिन के रूल्स है या सेफ्टी के रूल्स है, इसके ऊपर ये डिमांड्स जब फुलफिल होती है दोनों बाजू की तरफ से, तब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट का रूप लेती है। आगे में ऑथर बोलता है कि सिंस जनरली देयर आर नो म्यूचुअल बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी रिलाइड अपॉन to arrive at a settlement of industrial dispute, recourse must be made available to bargaining। क्योंकि ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि यही माध्यम से या इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो डिस्कशंस है वो म्यूचुअली सेटल होगा, कोऑर्डिनल वे में सेटल होगा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है। तो लॉ में उस हिसाब से प्रोविजन करके रखा है कि बार्गेनिंग करते समय यदि बार्गेनिंग फेल होता है या बार्गेनिंग को सेटबैक आता है तो क्या किया जाए। तो और ये जो इंटरेस्ट डिस्प्यूट है इसको कॉम्प्रोमाइज डिस्प्यूट भी बोलते हैं। मीन्स इसमें इस प्रकार से नहीं रहता है टेक इट और लीव इट, लो नहीं तो निकलो, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि भाई हम कुछ देते हैं, आप कुछ छोड़ोगे, आप कुछ मांगोगे, हम कुछ छोड़ेंगे। तो गिव एंड टेक वाला चक्कर रहता है।
गिव एंड टेक में हम देखो सब्जी तरकारी की दुकान में देखते हैं कि भाई सब्जी का भाव लगाते हैं, वहाँ पे नेगोशिएशन करते हैं कि भाई 50 रुपये किलो है, मैं 2 किलो लेता हूँ तो मुझे 25 रुपये किलो से दीजिएगा। ठीक है, 25 का रेट नहीं होता, वो बोलता मैं 40 रुपये किलो से दूँगा। और थोड़ी सी डिस्कशन होता है, बार्गेन होता है, तो ठीक है 35 रुपये किलो से 2 किलो 70 रुपये के। तो वैसे ही इसमें रहता है कि ठीक है आप हमारी वेजेस, आज क्या है लोगों को लिक्विड कैश चाहिए, जितना पैसा ज़्यादा रहेगा उतना वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो उसका उस समय यदि वेजेस दी जाती है तो जो बेनिफिट्स है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। हो सकता है कि कहीं पे कैंटीन की सब्सिडी मांगी हो 80%, तो लेंगे, और इस वक्त 50% है तो लेंगे अच्छा ठीक है 55% ही कैंटीन सब्सिडी है। हो सकता है कि साल में 3 यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं और एक बार सेफ्टी शू दिया जाता हो, तो 3 की जगह अभी 4 मांगे हैं तो बोलेंगे ठीक है 3 ही रहेंगे, 4 मत दो। तो गिव एंड टेक की प्रोसेस रहती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। और मैक्सिमम केसेस में क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज है तो ये मैटर कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने जाता है, दैट इज गवर्नमेंट मशीनरी में कंसिलिएशन की एक प्रोसेस है जिसके सामने ये गिव एंड टेक की प्रोसेस होती है। एक तो लॉ बोलता है कि आप अपने एंड पे करो, आप अपने एंड पे करो तो सोने पे सुहागा, पर यदि आपके इसमें डिफरेंसेस तैयार होते हैं, दोनों बाजू आप अपनी आइडियल तरीके से रुके हुए हैं, तो फिर ऐसे केसेस में उस मैटर को कंसिलेशन प्रोसेस के लिए रेफर किया जाता है, या दोनों पार्टी डिसाइड करते हैं कि आप कंसिलेशन में जाएंगे, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन लेंगे और जो भी गिव एंड टेक है वो उसके सामने करेंगे। तो कंसिलेशन प्रोसेस में ये जनरली बार्गेनिंग दोनों पार्टीज के बीच में होता है। ये हुआ इंटरेस्ट डिस्प्यूट। अभी इसके बाद में है ग्रीवांस डिस्प्यूट, जो अपने देश में कॉमन है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरे देशों का शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़े।